चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑल ओके, ग्रेट। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस की मैराथन क्लास जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगी, अपकमिंग एग्जाम में हेल्प करेगी। आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, छोटे बड़े जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको सब में हेल्प करेगी। तो अच्छे से समझना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अभी एग्जाम्स प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो गए हैं और मतलब 1-2 महीनों में बहुत सारे एग्जाम हो जाएंगे और तो लेवल क्वेश्चंस का उसी तरीके से वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो क्लास मिस मत करा करो। और आपको पता है कि मैं डेली मैराथन क्लासेस ले रहा हूँ, लास्ट ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, देन नाउ साइंस की। तो ऐसे ही हम सारी जो क्लासेस हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। बढ़ते हैं आगे। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए टेलीग्राम चैनल, क्योंकि क्या होता है यूट्यूब से नोटिफिकेशन आए ना आए, क्लासेस की जो भी है टेलीग्राम पे आपको मिलता चला जाएगा। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। बायो रेमिडिएशन टेक्निक है ये, ठीक है। देखो, अगर आप लोगों को स्क्रीन पे ये ना दिखे तो प्लीज़ अपने फ़ोन को इस तरीके से ना पकड़ के ऐसे पकड़ लेना और चैट बॉक्स बंद कर देना, ऐसे फ़ोन को देखना ताकि आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिख जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। चलिए जी, तो क्या है बायो रिमीडिएशन टेक्निक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। इट इज़ ए टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय इन्हांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन नेचर। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो बिल्कुल सेम है आपकी बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस, मतलब जो नेचर में जो चीज़ें होती हैं, नेचर में जो चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि कोई डेड बॉडी, प्लांट्स, एनिमल, देन उसके बाद दोबारा से अपना रीजनरेशन हो जाना, तो उसी तरीके का सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस है जो नेचर में आ रहा है और जिससे हम प्रॉपर तरीके से पोल्यूशन को क्लीन कर सकते हैं। ये एक इन्हांसिंग प्रोसेस है। यस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, एनी कंटेमिनेंट विद हैवी मेटल्स सच एज ए कैडमियम एंड लेड कैन बी readily and completely treated by the bioremediation using the microorganism। ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, बिकॉज जो बायोरिमिडिएशन प्रोसेस है, पहली बात तो एक स्लो प्रोसेस है, बिल्कुल धीरा प्रोसेस है, वो एकदम से नहीं होगा, वो एकदम से नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि वो हैवी मेटल जितने भी होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए नहीं होता, हैवी मेटल्स को ट्रीट करने के लिए ये नहीं होता, तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। तीसरे की बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो यूज करते हैं हम, उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट कर सकते हैं जो कि बायो रेमिडिएशन में आपको हेल्प करेंगे, यानी कि जो चीज़ों को तोड़ने मोड़ने में जो भी है वो आपके प्रॉपर तरीके से नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हम उसको करने में मदद करेंगे। यस, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 and 3। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए। Due to the some reasons, if there is a huge fall in the population of species of butterflies, what would be its likely consequence and consequences? कहने का मतलब ये है कि अगर जो बटरफ्लाई की पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। देखो, ये क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक और थोड़ा बहुत टच कर रहा है इन्वायरमेंट पार्ट को, बट ये साइंस वाले पार्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से समझना। ठीक है, कि अगर बटरफ्लाई की पॉपुलेशन कम हो जाती है तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। बिल्कुल सही ऑप्शन है जी, ये ऑप्शन सही है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ जो आपका क्या कहते हैं उसको, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो हवा से, पानी से, जो है बटरफ्लाई से, एनिमल से, किसी भी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो अगर बटरफ्लाइज नहीं होंगी तो ये पॉलिनेशन के ऊपर इफेक्ट डालेगा, बिल्कुल डालेगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, देयर कुड बी ए ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट। अब पहले तो एक चीज देखिए, बटरफ्लाइज का कोई लेना देना नहीं है फंगल इन्फेक्शन के साथ।
फंगल इन्फेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है यहां पे, तो दूसरा ऑप्शन जो है ये आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। तीसरा, इट कुड लेड टू ए फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वास्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स, कि ये इनकी जो स्पीशीज है ये कम हो जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम क्यों होगी, जैसे वास्प है, ठीक है, स्पाइडर्स और बर्ड्स, इनकी पॉपुलेशन कम क्यों होगी, रीजन क्या होगा इसका कम होने का रीजन क्या है, बिकॉज ये वास्प इन चीजों, ये वास्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स, बटरफ्लाईज उनके लिए क्या है, फूड है। अगर बटरफ्लाई कम हो जाएगी तो इनकी पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बिकॉज बटरफ्लाईज आर द फूड फॉर वास्प, स्पाइडर एंड द बर्ड्स। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका 1 and 3 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर, 1 and 3। गॉट इट? आओ जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से हर चीज को समझना, रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं साइंस में भी। ठीक है, हाँ कभी कभी कुछ ना कुछ डाल देता है एग्जामिनर, लेकिन रट्टाफिकेशन वाले वर्ड आने बंद हो चुके हैं, तो ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रॉपिकल रीजन्स जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट्स डेंगू। देखो एक सीधी सी बात है, जीका वायरस जो जीका डिजीज है, ये जीका वायरस डिजीज जो है ये जीका वायरस के कारण होती है, डेंगू वायरस के कारण होती है। लेकिन इसमें क्या है कि सेम मॉस्किटो यानी कि जो मच्छर फैलाता है इस बीमारी को, तो वो जो है सेम होता है। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका जो मच्छर है वो है एडिस एजिप्टे। ये सेम मच्छर जो है इनकी बीमारियां जो है फैलाता है। पॉइंट समझ में आया आप लोगों को जी? दूसरा पॉइंट, सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल। यस, दिस इज ऑल्सो द पॉसिबल। ये ऑप्शन जो है दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 जी। अरे भाई ऐसे ऐसे बच्चे नहीं आते, ठीक है, उनको पढ़ा पहले। समझ में आया? जो कमेंट्स करते हो ना तुम, हमारे चैनल पे आके देखो, उसके चैनल पे आके देखो, पहले उनका प्यार कमाओ। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू एडवाइस, पहले बच्चों का प्यार कमाओ। वो प्यार कैसे कमाया जाएगा कि आप अपने चैनल पे पहले मेहनत करो। ठीक है, वो बच्चे अपने आप ही पहुंच जाएंगे वहां पे, अगर आपके कंटेंट में दम है, सीधी सी बात है। गॉट इट? सो ऐसे किसी भी लाइव क्लास में आके कुछ भी कमेंट करके कि भाई हमारे चैनल पे आ जाओ, तो उस पर सब कुछ चल रहा है, भाई ऐसे नहीं आएंगे। एक बार आ जाएंगे, सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर एक बार चल के देख भी लेंगे, ठीक है, एक बार चल के देख भी लेंगे ना, तो वापिस आ जाएंगे। आ जा, पढ़ ले, तू बाद में बच्चों को पढ़ाइयो, तू पहले मेरी क्लास पढ़ ले, आ जा। सो क्लियर हो गया तुम्हें ये चीज? ठीक है, अच्छा एक चीज तो मैं और बताता हूं, जो डेंगू है, डेंगू वायरस मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो डेंगू जो है, डेंगू को और क्या कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर, ये याद रखना। ठीक है, हड्डियों में बड़ा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। ठीक है, सो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, सी इज द राइट वन जी। सर जिंदा ही हैं, लाइव नहीं है सर, जिंदा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बताइए। एट ट्रिपल पॉइंट द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन। ट्रिपल पॉइंट जो है आपका, जिसे हम जीरो कहते हैं, जीरो केल्विन, तो ट्रिपल पॉइंट के ऊपर जो है
जी, ट्रिपल पॉइंट के ऊपर जो है, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस, तो ट्रिपल पॉइंट के ऊपर सब्सटेंस को एग्जिस्ट है भाई। जब ट्रिपल पॉइंट आता है तो सब्सटेंस लिक्विड, सॉलिड और वेपर फेज यानी कि गैसियस फेज में होता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3। जीनोम सीक्वेंसिंग, ये न्यूज में बहुत बार वर्ड आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोम सीक्वेंस? अब एक्चुअली एक चीज समझिए, जैसे ये डीएनए है, ठीक है, अगर मैं इसका ये हिस्सा तोड़ लूं तो इसके ऊपर ना बहुत सारे जो एलील्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सब कुछ लगे होते हैं। तो ये एक पैटर्न बनाते हैं, जैसे ATCG ATCG इस तरीके का, ठीक है। तो ये जो एक सीक्वेंस में आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? जीनोम सीक्वेंसिंग। अब इसका पहले पॉइंट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। नंबर 1, जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई genetic markers for disease resistance and drought tolerance in the various crop plants। देखो, अब ऐसे होता है, जो मैंने ये सीक्वेंस बनाया, ये याद नहीं करना, समझना है बस। लेट सपोज ये कोई जीन है, ठीक है, ये कोई जीन है, आपके जो आपके पूर्वज हैं, ठीक है, आपके पूर्वज में कोई ना कोई एक बीमारी थी जो जेनेटिकली आपको आती चली जा रही है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें यह पता लगता है कि ये जीन इज रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसे ही हम सेम प्लांट में भी पता कर लेते हैं, और ऐसे भी पता कर लेते हैं कि हाँ, इसको ये ड्रग दे रहे हैं, इसको ये दवाई दे रहे हैं, इसको लगेगी नहीं। तो कहने का मतलब ये आ गया कि भाई इसका सारी चीजों का कहते हैं ना पता, सब कुछ कहां से लगेगा? जीनोम सीक्वेंसिंग से, कि क्या उसके लिए चीज रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि डिजीज रेजिस्टेंस और ड्रॉट टॉलरेंस हम सभी प्लांट्स में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, इस टेक्निक से हम नए वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स बना सकते हैं। बिल्कुल, अब हमें पता लग गया कि ये जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिजीज, कुछ भी, किसी भी चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। भाई क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम ये चीज चेंज कर देते हैं। तो कहने का मतलब इस जीनोम सीक्वेंसिंग पता करने के बाद हम उसके नई वैरायटीज बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, आप इंप्रूव्ड वैरायटीज बना सकते हैं। अगर किसी बंदे का जीनोम हमारे पास है, सीक्वेंसिंग हमारे पास है, और हमें पता लग गया कि ये बीमारी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो बीमारी भी खत्म करी जा सकती है जड़ से, मतलब जो उनकी जेनेटिकली डिजीज है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा, इट कैन बी यूज्ड टू डिसाइफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन ए क्रॉप। ऑब्वियसली बात है भाई, इसके लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, और होस्ट बॉडी जो है उसके साथ क्या कर रही है। तो ऑब्वियसली तो ये ऑप्शन क्या बनेगा? सी बनेगा। 1 2 3 बनेगा करेक्ट आंसर। यहां पे ऑप्शन डी है, 1 2 3 इज द राइट वन। 1 2 3 गॉट इट जी। 1 2 3 इज द राइट वन, ठीक है, यस 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, latent heat correspond to change in heat at constant what? लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई हीट। जैसे कि लेटेंट हीट का मतलब यह होता है, चाहे आप हीट रिलीज कर रहा है, चाहे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जब कोई भी सब्सटेंस एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है, चाहे वो सॉलिड है लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड है वो गैस में जा रहा है, तो जब फेज चेंज होता है, चाहे हीट रिलीज हो चाहे हीट एब्जॉर्ब हो, ध्यान से समझना, जब हीट रिलीज हो, हीट एब्जॉर्ब हो, एक फेज से दूसरे फेज में चेंजेस होते टाइम पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर के ऊपर, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब जो लेटेंट हीट है वो चेंज इन हीट है एट कांस्टेंट व्हाट? एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली। सो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? 1 ओनली इज द राइट आंसर। 1 ओनली। ना 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 ना, ये वॉल्यूम प्रेशर का गेम नहीं है, यहां पे टेम्परेचर ओनली। अब क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक और क्वेश्चन भी आता है, जैसे वो होता है ना, जैसे गैस कुकर जो होता है हमारा, ठीक है, तो उसकी सीटी लगती है,
तो उसमें वो काफी जो वेपर्स होते हैं वो गैस एकदम से ऐसे निकल रही होती है वहां से, ठीक है। तो उसके अगर आपका हाथ लग गया तो भाई वहां पे छाला पड़ जाता है। या फिर आपने लेट सपोज कुकर खोला और ऑब्वियसली बात है अंदर सब्जी गरम गरम है, ठीक है। आपने किसी चीज से उठाने की कोशिश करी लेकिन उसका जो भाप है वो आपके हाथ पे लग गया, तब भी आपके हाथ को जो है ये छाले वगैरह हो जाते हैं, अल्सर वगैरह हो सकता है। तो वो रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, देयर इज अगेन छुपी हुई हीट, एंड उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, 1, टेम्परेचर ओनली इज द राइट वन, टेम्परेचर ओनली। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन लड़कियों को पता होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत तुम्हें भी पता होना चाहिए। पहला तो लड़कियों को पता होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। बताओ जी, इनमें से करेक्टली मैच क्या है? इन मटेरियल्स में कौन सा जो पार्ट है वो आपका देखने को मिलता है? जी, लिपस्टिक में लेड होता है, यस करेक्ट, कुछ पार्ट होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में ब्रोमीन, ये ब्रोमीन है, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है, ये भी सही है। तीसरा, चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, यस ये बिल्कुल सही है। आजकल आपने देखी होगी, बहुत सारी रील्स देखी होंगी जो आजकल खाने के ऊपर बनती हैं, ठीक है, खाने के ऊपर बनती हैं और वो बात करते हैं ये खाना खाना है, ये नहीं खाना, ये वो खाना है। वो मैक्सिमम जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आते हैं, जो आपके मतलब ये पैकेट्स में आते हैं, मैक्सिमम में ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। तो चाइनीज फूड इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो आपके सही हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, डी, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3, गॉट इट। अब एक चीज और बात करते हैं, लेड हो गया, लेड से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीबी, लेड का पीबी सिंबल है, लेड की और क्या नाम क्या है, गैलिना, ठीक है। लेड जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है आपका जितने भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। लेड जो है टेट्रा इथाइल लेड आपने सुना होगा, जो कि एंटी नॉकिंग कंपाउंड है। एंटी नॉकिंग का मतलब क्या होता है, जो गाड़ियों में खड़खड़ होती है ना, उससे बचाने के लिए एंटी नॉकिंग कंपाउंड। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा आपका, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3। आजकल फ़ोन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं OLED के, आजकल जो स्क्रीन्स हैं OLED की बहुत सारी चल रही हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, OLED वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है जी। OLED, that is organic light emitting diodes, can be used to create digital display in many devices. What are the advantages of the OLED displays ओवर द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस? देखिए जितनी भी हमारी पहले स्क्रीन्स आती थी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता था, और दूसरा अब जो आने लग गई हैं मैक्सिमम फोन्स में, और काफ़ी महंगे फ़ोन होते हैं, तो वो आपके OLEDs के होते हैं, ठीक है। और स्क्रीन्स भी आती हैं जैसे टीवी वगैरह स्क्रीन्स होती हैं वो OLED की। तो अब बात करता है OLED के फायदे क्या हैं। OLED displays can be fabricated on the flexible plastic substrates। बिल्कुल, कि जो ये डिस्प्ले होते हैं ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट के ऊपर लगे होते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब वो फोन को ऐसे मोड़ देते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने अगर, ठीक है, वो ऐसे मोड़ देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं, तो दैट इज फ्लेक्सिबल। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। रोल अप डिस्प्लेज एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग OLEDs। बिल्कुल, रोल अप डिस्प्लेज, रोल अप मतलब भाई उसको ऐसे कर सकते हैं आप, गोल मोल कर सकते हैं उसको, ठीक है, ये बिल्कुल सही है।
ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज आर पॉसिबल यूजिंग, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ये तो यार ये जो चीज है ना, ये न्यूज में है भाई। ये मोबाइल फोन जितने भी नए नए आ रहे हैं वो ये OLED के वो दिखाते भी हैं, देखो ऐसे हो गया वैसे हो गया, उन्होंने स्टेटमेंट डाल दी यहाँ पे, ठीक है। रोल अप भी कर सकते हो उसको, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हो, ये ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सारे पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 2 3 इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, बट अगेन ये पेपर में आया था, शायद CDS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। CDS का एग्जाम जो UPSC लेती है, तो उसमें मैंने क्वेश्चन देखा था तो मैंने डाल दिया ये वाला क्वेश्चन, तो एक बार पढ़ लेना। ये बस रट्टे वाला क्वेश्चन है ये। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम इज, मास पूछा है और एटॉमिक मास कितना होता है। देखिए एटॉमिक नंबर तो आपको पता है 17 है, लेकिन मास कितना होता है 35.5। तो भाई ये याद करना है, बस आपको रट्टा मारना है इसके ऊपर, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है याद करने वाला, बस ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, थार्ड। ये सुना है तुम लोगों ने? थार नहीं है ये, थार्ड है। थार कार मत समझ लेना, गाड़ी मत समझ लेना, इज थार्ड, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। व्हाट इज दिस, क्या है ये थार्ड जी? एक्चुअली ये थार्ड सिस्टम जो है हिट टू किल सिस्टम है। ये कहने का मतलब, हिट टू किल का मतलब क्या है? थार्ड सिस्टम जो है एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। अगर इसकी तरफ कोई भी शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, वाइड रेंज, मतलब जितनी भी रेंजेस हैं, वो अगर उस ऑब्जेक्ट की तरफ अगर आ रही होगी कोई भी चीज, कोई भी मिसाइल, तो ये थार्ड सिस्टम उसको किल कर देता है। हिट टू किल, जब हिट करेगा उसको खत्म ही करेगा। तो व्हाट इज दिस? सो दिस इज एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। ये वर्ड न्यूज में सुनने को मिलते हैं भाई, ये वर्ड्स न्यूज में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी ये है, देखो भाई, गया खत्म सीधा, ये देखो ये थ्रेट आया, ये सीधा ठक खत्म, दैट इज कॉल्ड थार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नेचुरली अकरिंग सिलिकेट नहीं है? देखिए सिलिकेट जो होते हैं वो होते हैं रॉक फॉर्म में, रॉक फॉर्म में, जाने के रॉक्स के अंदर ये सिलिकेट्स पाए जाते हैं, ये वो मिनरल हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से नेचुरल सिलिकेट कौन सा नहीं है? नॉट ए नेचुरली अकरिंग सिलिकेट कौन सा नहीं है? फेल्डस्पार, जियोलाइट, माइका, बॉक्साइट। अब ये क्वेश्चन याद करना बहुत इजी है। ये क्वेश्चन आप एलिमिनेशन करके निकाल सकते हैं। कैसे? कि जब आपको पता है सिलिका सिलिकेट का बात आ रही है, सिलिका की बात आ रही है, ठीक है, बट आपको इतना तो पता है, ठीक है यार, अगर आप तुक्का लगाना चाहें, अगर तुक्का लगाना चाहें ऐसे क्वेश्चंस में, तो तुक्का कैसे लगाते हैं कि यहां पे जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम की ओर है, ठीक है, और एल्यूमिनियम इज नॉट सिलिकेट, एल्यूमिनियम इज नॉट सिलिकेट। तो ये जो है आपका ऑप्शन क्या बनेगा? डी, बॉक्साइट इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें ये याद क्या करना है तुमने? देखो इसमें अब याद कर लेना कि जो नेचुरली अकरिंग सिलिकेट्स होते हैं वो आपके फेल्डस्पार, जियोलाइट और माइका होते हैं, ये याद करना है, ठीक है। और बॉक्साइट ये पता है ये एल्यूमिनियम की ओर है, और एल्यूमिनियम की ओर और भी है एक कोरंडम, ये भी पेपर में मैंने बहुत बार देखा है क्वेश्चन, ओके। एल्यूमिनियम जो है, देखो अर्थ क्रस्ट की अगर मैं बात करता हूं, सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल की अगर हम बात करते हैं, मेटल आपको सबसे पहले एल्यूमिनियम मिलता है, दूसरे नंबर पे आपको आयरन मिलता है। अगर हम बात करते हैं एलिमेंटल फॉर्म की, कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा मिलता है, देन पहले ऑक्सीजन, दूसरा सिलिका, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा आयरन और पांचवा कैल्शियम। बट ये याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है।
अब इसमें अगर आपको पता है कि भाई सिलिका अलग मिल रहा है, एल्यूमिनियम अलग मिल रहा है, तो भी आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते थे कि एल्यूमिनियम इसका आंसर बन जाएगा, यानी कि बॉक्साइट। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? डी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात होती है, अदरवाइज जो है इतना डेप्थ में, मतलब कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा घुस जाते हैं, अरे नहीं नहीं सर हमें तो सिलिकेट के बारे में पता हो, ये चीजें। कई बार क्या होता है कि आपको इस तरीके की चीजें पढ़ के, इस तरीके से कॉन्सेप्ट में निकाल के ये चीजें करनी होती हैं, सो डैट आपका आंसर आ जाए इजीली। तो कई बार हड़बड़ाहट में गलत मत कर देना, छोड़ मत देना ऐसे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, अदरवाइज निकल आते हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पे क्वेश्चन देखिए जी, इनमें से कौन सी चीजें जो हैं आपकी प्लांट्स डिजीजेस स्प्रेड करते हैं? भाई प्लांट्स के अंदर जो बीमारियां फैलती हैं प्लांट्स के अंदर, वो इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें बीमारियां फैलाते हैं? नंबर 1 बर्ड्स, डस्ट ब्लोइंग, रेन, विंड ब्लोइंग। तो ये सारे के सारी चीजें हैं, ये पक्षी, डस्ट, रेन, विंड, ये सारे के सारे बीमारी फैलाएंगे। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। गॉट इट? ऑल ऑफ दीज। अब जैसे अगर मैं कहूं कि ये इनमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं जो प्लांट्स में पॉलिनेशन करते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन, पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे जाते हैं, तो भी इसका आंसर सभी बन जाएगा। भाई बारिश से भी हो सकती है, ठीक है, पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक, पानी से भी हो सकते हैं, हवा से भी हो सकते हैं, डस्ट से भी हो सकते हैं, विंड से भी हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, किस चीज में, सेल के किस पार्ट में जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट करता है? देखिए ग्लूकोज कन्वर्ट करता है पायरुवेट में, और वो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? दैट इज ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना, ग्लाइकोलाइसिस टूटना। और ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चलता है सेल के अंदर जो वाटर है उसमें, और उस चीज को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस है वो होता कहां पे है? साइटोप्लाज्म में होता है। और इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को हम और क्या कहते हैं? ईएमपी। क्यों? क्योंकि 3 लोगों ने इसको ढूंढा था, एम्डन, म्योरे, पार्सन, इन्होंने ढूंढा था, ठीक है, तो इसीलिए इसको ईएमपी भी कह देते हैं। अब बात यह है, देखो अगर हम नॉर्मल प्रोसेस में जाते हैं, जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, ठीक है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, और मतलब जो कुछ भी नॉर्मल बॉडी में जब चीजें चलती हैं, तो ग्लूकोज जो होता है, आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो नॉर्मल, ठीक है, काम करते हो, ऑक्सीजन आती है तो ग्लूकोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब आप इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर आप करते हो, क्योंकि ये प्रोसेस हो गया एरोबिक। एरोबिक का मतलब क्या हो गया? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक होता है एनारोबिक, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए बॉडी में, तब आपको जो मसल्स होते हैं वो पेन करने लग जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में, समझ में आया? और एनारोबिक प्रोसेस के अंदर एक चीज और भी है, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में ग्लूकोज से हम क्या बनाते हैं? ग्लूकोज से बनाई जाती है इथाइल अल्कोहल। क्या बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल, शराब जिसे हम कहते हैं। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस के अंदर सबसे जो कॉमन पाथवे है वो कौन सा है? दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना। पॉइंट समझ में आया कि एरोबिक और एनारोबिक में सबसे कॉमन चीज क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका? सी, साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे जो बाकी चीजें हैं थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं वहां पे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि यहां पे आपका एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। एटीपी मॉलिक्यूल इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी फॉर द सेल, ठीक है। और ये साइट है रेस्पिरेशन की।
रेस्पिरेटरी साइट फॉर द सेल भी है ये। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया? और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो डीएनए भी होता है। क्लियर? न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो है आपका कंट्रोल रूम है, सेल का कंट्रोल रूम। भाई सारी चीजें ये कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, डीएनए से आपके बनता है बॉडी में आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये सारा प्रोसेस भी कहां पे चलता है आपका जी? न्यूक्लियस में चलता है। और डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ये सारा प्रोसेस कहां चलता है जी? अगेन न्यूक्लियस में चलता है। समझ में आया? और इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल रूम फॉर द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, फंस जाते हैं ये, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ, एक होते हैं रफ। रफ वाले बनाते हैं प्रोटीन और स्मूथ वाले बनाते हैं लिपिड्स और फैट्स। समझ में आया? तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, पेपर में आता है, ठीक है। पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बिल्कुल आते हैं, तो ध्यान से समझ के चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जी बताइए अगला क्वेश्चन। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बताइए क्या होता है। अब यहां पे ध्यान से समझिए, ये वर्ड लिखा हुआ है सोमैटिक सेल, ठीक है। सोमैटिक वर्ड कहीं पे भी आ गया तो दैट मींस बॉडी सेल होते हैं वो, बॉडी सेल। और इसमें दूसरी बात क्या करी है? बॉडी सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब यह है कि कोई चीज ऐसी है जो इन्यूक्लिएटेड है, यानी कि जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इन्यूक्लिएटेड सब्सटेंस से न्यूक्लियस कन्वर्ट करवाना। तो अब सीन क्या है कि ये चीज वो होती है जो मतलब एग सेल होता है, एग सेल जो मदर का एग सेल होता है, अगर वो इन्यूक्लिएटेड है, इन्यूक्लिएटेड जो एग सेल है, तो हमने क्या किया? बॉडी सेल से, बॉडी सेल यानी कि सोमैटिक सेल से इस चीज को पकड़ा, बॉडी सेल को पकड़ा और इसमें हमने इसको डाल दिया। तो इट मींस इन्यूक्लिएटेड जो है वो क्या बन जाएगा? न्यूक्लिएटेड, मतलब क्योंकि न्यूक्लियस ट्रांसफर किया है हमने यहां पे। तो इससे आपकी ये पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये किस चीज में आपके काम आएगी? तो ये रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ द एनिमल्स में काम आएगी, क्योंकि क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली सिमिलर। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर, न्यूक्लियस ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम द बॉडी सेल टू द इन्यूक्लिएटेड सेल। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? सर ये क्लास पीसीएस के लिए यूजफुल है बेटा, चैनल ही उसका है, क्या करें? चैनल ही हमारा पीसीएस का है तो काम तो आएगी। और ये कोई ऐरे गैरे क्वेश्चन नहीं चल रहे, इसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने यूपीएससी से उठाए हैं, यूपीएससी के पीवाईक्यू से उठाए हैं, और इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी आएंगे जो डिफरेंट इंडिया के स्टेट पीसीएस से आएंगे। अब जो लेवल हो चुका है एग्जाम का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो पढ़ लो, ठीक है। तो चैनल ही हमारा पीसीएस का है। तो अब अगर कोई और क्लास का बच्चा और पीसीएस के अलावा कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है और तो ये चीज़ जो है कोई देख रहा है, तो भाई उस पीसीएस को सुन के भाग मत जाना। उसका रीज़न ये है क्योंकि आजकल चाहे छोटा एग्जाम है चाहे बड़ा एग्जाम है, हो सकता है कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ना पूछा जाए, आपको उसमें से ये एक वर्ड करके पूछ ले क्वेश्चन, तो आपकी तो अलग से तैयारी हो रही है, ठीक है। तो पढ़ लो। सो ऑप्शन नंबर सी। आओ जीपीएस टेक्नोलॉजी,
जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है, किस चीज में हम यूज करते हैं जीपीएस। अगर ये तुमने क्वेश्चन नहीं दिया तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। अगर ये तुमने क्वेश्चन ना आंसर दिया तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि तुम इस युग में रह रहे हो, जीपीएस वाले में। बताओ इसका आंसर। जीपीएस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन मोबाइल फोन ऑपरेशंस, यस। बैंकिंग ऑपरेशंस, यस। बैंकिंग ऑपरेशन में जैसे तुम पैसे की ट्रांजैक्शन करते हो वो सब टावर के थ्रू चल रहा है, जीपीएस टेक्नोलॉजी के थ्रू। पावर ग्रिड जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बिल्कुल आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल एंड ओवरी सब्सिक्वेंटली डेवलप टू फॉर्म। ओव्यूल और ओवरी क्या बनाता है? यस, ओव्यूल एंड ओवरी। देखिए, जब ओवरी की अगर हम बात करते हैं, राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, ठीक है। और ओव्यूल क्या बनाता है? ये सीड बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। भाई पढ़ लो पढ़ लो भाई, पढ़ लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए, सीड एंड फ्रूट रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? ए। अब एक चीज आपको मैं बताता हूं, फ्रूट्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, कई बार मैंने एग्जाम में देखे हैं। फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, ओके। फ्रूट्स को पकने में आपको एक हार्मोन हेल्प करता है, इथाइलिन। ये एक गैसियस हार्मोन है, ठीक है। और एसिटिलीन भी हेल्प करता है। और क्या बता सकते हैं तुम्हें? हाँ, फ्रूट्स के लिए आपका जो रेवोल्यूशन था दैट वाज गोल्डन रेवोल्यूशन, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर के लिए है और एप्पल के लिए है मेनली, ये याद रखना है आपको। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? ए, दैट इज ए ऑप्शन। क्लियर? दैट इज सीड एंड फ्रूट रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आता है न्यूज में, अगर तुमने सुना होगा ये वर्ड, एम स्ट्राइप्स। सुना है तुम लोगों ने? ये तुम लोगों ने सुना है? ये तुमने ये सुना है? ये एम स्ट्राइप्स, ये वर्ड सुना है? एनीवन? किसी ने सुना है ये वर्ड? ये होता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। कहने का मतलब ये जो स्ट्राइप्स हैं इस पे, ठीक है, ये बंगाल टाइगर के हैं। तो बंगाल टाइगर को मॉनिटर करना सो दैट पोचिंग वगैरह ना हो, तो उसके लिए ये एम स्ट्राइप, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, इस चीज के लिए। ग्रेट, तो ये समझ लेना। सो व्हाट इज दिस? किस चीज के लिए है ये? सो दिस इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर रिजर्व्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, टाइगर रिजर्व्स की मेंटेनेंस के लिए ये एम स्ट्राइप्स, ये चीज, ये टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग ये कर रहे हैं। ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंडेंजर्ड कैटेगरी में है हमारे बंगाल टाइगर्स, पोचिंग ना हो, मारे ना जाएं, तो इस चीज के लिए ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है जी। आपने देखा होगा बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स होते हैं। लीगल मैंडेटरी, इट इज इन इंडिया, इट इज लीगल मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। भाई, आप अगर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट आपके साथ होता है तो आपके लिए मैंडेटरी है किस किस चीज को बताना, ठीक है। तो ये बताना जरूरी है। तो ये रूल्स हैं हमारे, किस किस को बताओगे? सर्विस प्रोवाइडर्स को बिल्कुल, डेटा सेंटर्स को बिल्कुल, बॉडी कॉर्पोरेट्स को, कॉर्पोरेट बॉडी को, बिल्कुल सही। ये सारे के सब लोगों को बताना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये इंडिया में है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये पढ़ लीजिए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है प्रॉपर तरीके से, कि अगर कुछ साइबर सिक्योरिटी
कुछ इशू होता है तो आपको इन सब लोगों को बताना पड़ेगा। तो भाई आजकल ये इश्यूज चल रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आजकल क्या काफी टाइम से चल रहे हैं, न्यूज में होते हैं तो पेपर में फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एलाइजा। एलाइजा ये एड्स वाला नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एलाइजा की फुल फॉर्म देख रखी है इन्होंने, इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। ठीक है, एक टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट जो एड्स को चेक करने के लिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, तो वो अलग टेस्ट है, वो एड्स के लिए है। ये ई लाइसा है, ई मतलब स्मॉल है, लाइसा दैट इज इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। तो ये किस चीज के लिए है तो बताइए जी, ये भी पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये प्रोजेक्ट किस चीज के लिए है? ये प्रोजेक्ट जो है डिटेक्ट करता है ग्रेविटेशनल वेव्स को, गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पता करता है। ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है जी। ऑप्शन नंबर बी, ये बी ऑप्शन बनेगा। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं नहीं, सोलर फ्लेयर्स वगैरह को ये गलत है, ये नहीं है। अब सोलर फ्लेयर से मेरे दिमाग में क्वेश्चन याद आया, हमारा जो सन के लिए जो मिशन गया था वो कौन सा था? आदित्य L1। ठीक है, ये याद रखना, आदित्य L1 क्वेश्चन आ जाता है, और वो भी यही चीजें स्टडी करेगा, जो सोलर फ्लेयर्स यानी कि कोरोना लेयर से जो सन की चीजें, किरणें बाहर निकलती हैं, तरंगे बाहर निकलती हैं, उसको स्टडी करने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा जी? बी, दैट इज टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। ऑप्शन नंबर बी, ये इस तरीके से प्रॉपर तरीके से ये अर्थ के सराउंडिंग में ग्रेविटी वेव्स को, ग्रेविटेशनल वेव्स को चेक करता है ये। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानीज इंसेफेलाइटिस रिसर्च सेंटर इज टू बी सेटअप इन। भाई ये सेंटर कहां पे सेटअप किया गया है? जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये इंसेफेलाइटिस का मतलब क्या हो गया कि ये एक वायरस है, और ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन सिफेलो, ठीक है, ये सिफेलो होता है हमारा पूरा का पूरा, ठीक है, इसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। कहने का मतलब जो हमारे स्कल के अंदर क्रेनियम है, क्रेनियम के ऊपर एक लेयर होती है मेनिंजिस, उसकी इन्फ्लामेशन वगैरह होना, पूरे ब्रेन की इन्फ्लामेशन होना, वो इसका पार्ट है। वायरल डिजीज है ये, और इसका सेंटर जो है ये स्टार्ट हो रहा है आपका गोरखपुर। गोरखपुर, गोरखपुर कहां पे है? दैट इज इन द उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर यूपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बताइए जी। ये रिसर्च सेंटर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो अच्छे से पढ़ो इसको। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पे है ये बताइए जी। देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तो आपका देहरादून में है, यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी है आपकी, और यहाँ पे आपके सर्वे ऑफ इंडिया के भी हेडक्वार्टर हैं देहरादून में। दूसरा है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है झांसी में। ऑप्शन नंबर डी। और सेंट्रल एरिड, एरिड मतलब भाई जंगली मतलब रेतीला वाला, तो वो कहां पे होगा? जोधपुर। ऑप्शन ए। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, वो है दिल्ली में। तो ये बनेगा CDAB। कहां पे है ये? ऑप्शन नंबर बी, CDAB इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, यस, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ऐसे जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो एलिमिनेशन से किया करो, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपका आंसर फंस जाए। नहीं हो रहा तो भाई फिर तो याद करने वाली चीजें हो जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये सबको पता है, 2-3 दिसंबर को हुई थी 1984 में। उसमें कौन सी, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी जो गैस है वो बाहर आई थी, लीकेज हुई थी, और वहां पे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड आपकी इंडस्ट्री थी जहां पे लीकेज हुई थी, किसकी? मिथाइल आइसोसाइनेट की। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ये दोनों जो हैं एसिड रेन का पार्ट बनती हैं, ये याद रखना है, एसिड रेन का पार्ट बनती हैं ये। तो ऑप्शन इसमें ए बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी 200 टाइम्स कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड के साथ कंबाइन करने की देन द ऑक्सीजन, 200 टाइम्स। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा जी? 1, मिथाइल आइसोसाइनेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी चीज मैच नहीं कर रही? पता क्या होता है, जब इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें मिलते हैं ना, तुम पता फटाफट क्या करते हो, अच्छा मरकरी हाँ है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, टिक कर दो फटाफट से। तो जब वो फटाफट से टिक करते हो ना, तो उसमें पता क्या होता है, वो ये भूल जाते हो तुम लोग, भाई उसने पूछा क्या है, नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो ध्यान से दिमाग लगा के, मरकरी से मिनीमाटा डिजीज होती है, भाई बिल्कुल होती है। कैडमियम से इटाई इटाई डिजीज होती है, बिल्कुल सही है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, बिल्कुल, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है मिथेन हीमोग्लोबिनीमिया बन जाता है। ठीक है, मिथेन हीमोग्लोबिनीमिया बन जाता है। फ्लोराइड आयन से इनडाइजेशन होती है, ये गलत है। फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरोसिस दो तरीके का, एक होता है स्केलेटल फ्लोरोसिस और एक होता है डेंटल फ्लोरोसिस। दांत खराब और अस्थि पिंजर खराब पूरा, वो हो जाता है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? डी। तो यहां पे ऑप्शन क्या है? डी। यहां पे है ये ऑप्शन, एक्चुअली ये छुपा पड़ा है इधर से, पता नहीं उन्होंने कैसे डाल दिया इधर, तो डी ऑप्शन बनेगा यहां पे। तो नॉट करेक्टली मैच। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है नेचर में? ये तो सबको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन इज 20.9%, ठीक है, आर्गन इज 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%। तो 0.03 के, तो ऑप्शन इसमें क्या टिक करोगे आप लोग? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अगेन नॉट करेक्टली मैच कौन सा है? ये आपके कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट हैं और उधर क्रॉप है, तो आपको यह बताना है कि इनमें से नॉट करेक्टली मैच कौन सा है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो पैडी फील्ड में होती है, ये बिल्कुल सही है। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कह देते हैं, कई बार पेपर में साइनोबैक्टीरिया आ गया तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सही है ऑप्शन। राइजोबियम लेगुमिनेसियरियम, जाने के ये रूट नोड्यूल्स में रहता है, पी प्लांट की रूट नोड्यूल्स में, बिल्कुल सही है ये। एजोटोबैक्टर जो है वो वीट के लिए है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जो एजोला जो है जी, एजोला मेज के लिए होता है, नहीं, एजोला होता है राइस के लिए। तो ये ऑप्शन जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी, एजोला राइस के लिए होता है। ठीक है, राइस के लिए होता है। अरे भाई इसमें सिर्फ ये मत निकाल के चलना कि बता डी आंसर निकल गया और चलें आगे, तो ये याद करने हैं, जो सही हैं वो याद भी करने हैं। पेपर में वो सही वाला ना पूछ ले, वहां पे जो सही वाले हैं वो याद भी करने हैं। नेक्स्ट, एनिमल हूव्स आर नॉट फाउंड। खुर जिसे कहते हैं, वो खुर क्या कहते हैं? खुर मतलब पंजा, पंजा होता है ना, वो नीचे उसके वो लगा होता है, वो बताओ जी। एनिमल हूव्स आर नॉट फाउंड। यस, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत सही। जयकाल, जयकाल शक्तिमान में होता था ना, जयकाल। जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग का मतलब ये होता है जो पत्ते वगैरह खाते हैं, तो उनमें जो है वो ये एनिमल हूव्स मिलते हैं, जाने कि ये खुर मिलते हैं। ठीक है, बाकियों में नहीं मिलते। और डियर वगैरह ये भी पत्ते वगैरह खाते हैं, जेब्रा वगैरह भी पत्ते वगैरह खाते हैं, हॉर्स भी पत्ते वगैरह खाते हैं। तो जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनमें ये हूव्स मिलते हैं, बाकियों में नहीं मिलते, ये याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट टेस्ट इन फ्रूट्स। फ्रूट्स, एक चीज तो मैं और बताता हूं फ्रूट्स के ऊपर।
थोड़ा बहुत मैं ना आजकल रिसर्च क्या पढ़ रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में, खानों वगैरह की चीज़ों के बारे में काफ़ी थोड़ी सी मैं इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूँ खाने पीने की चीज़ों में। तो एक्चुअली क्या है, हम क्या करते हैं, फ्रूट्स लिए और उसका सारा जूस निकाल के पी गए, ठीक है। अब फ्रूट्स के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो सभी फ्रूट्स में क्या होता है, फ्रक्टोज, जिसके कारण उसका टेस्ट मीठा आता है। तो थोड़ा सा समझ लेना, ये तुम्हारे वैसे बेटरमेंट के लिए है। फ्रूट्स में जब हम उसको मतलब छीलेंगे, उसका रस निकाल लेंगे, तो पानी वाला रस आया, और वो जो पानी वाला रस आया ना, वो सारी फ्रक्टोज है। वो क्या है, सारी की सारी फ्रक्टोज है। वो सारी की सारी फ्रक्टोज है जो आप पी रहे हो और पेट भर रहे हो। एंड फ्रक्टोज इज अ स्वीटेस्ट शुगर। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। भाई आप उससे कुछ नहीं कर रहे, मतलब आप उसमें आपकी बॉडी को कुछ नहीं मिल रहा, वो सबसे ज्यादा फ्रक्टोज लिए जा रहे हो, और जो जो उसके फाइबर छोड़ दिए और जो फेंक के ऐसे मारे गली में, नाली में, उसमें बकेट में, ठीक है, तो वो तो खाना था असली, वो था फाइबर जो सब चीजों को, आपके पानी को एब्जॉर्ब करके रखता, बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा करके रखता। भाई आप फ्रक्टोज पी गए वो सारे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से, मतलब भाई अपने फ्रूट्स वगैरह खाओ अच्छे से, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, डी, दैट इज फ्रक्टोज इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे इन चीजों को लेके आगे चलते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज जो है वो सबसे स्वीटेस्ट शुगर है, और सभी फ्रूट्स के अंदर जो है यही मिलती है, दैट इज फ्रक्टोज। ओके, दूसरी बात, लैक्टोज जो होती है ये आपकी उसमें मिल्क में मिलती है, और लैक्टिक एसिड भी कह देते हैं। जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड हो जाता है, और लैक्टोज जो बनता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ठीक है। माल्टोज जो होती है, माल्ट शुगर होती है भाई, ये दारू वगैरह बनाने में हेल्प करती है, माल्टोज। राइबोज शुगर किस में होती है, राइबोज शुगर आरएनए में, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में भी राइबोज का एक कंपोनेंट होता है डीऑक्सी राइबोज, मतलब एक ऑक्सीजन कम राइबोज से। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा, डी, दैट मींस फ्रक्टोज इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक चीज और बताओ, टेबल शुगर किसे कहते हैं, टेबल शुगर, टेबल शुगर जो टेबल पे पड़ी होती है घरों में, टेबल पे, ठीक है, और वो होती है सुक्रोज। और सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सुक्रोज को हम और क्या कहते हैं, केन शुगर, केन शुगर, जो शुगर केन से बनाई जाती है। समझ में आया आप लोगों को। और ग्लूकोज जो है वो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, भाई आपको एनर्जी चाहिए तुरंत, ग्लूकोज पी लो आ जाएगी, ठीक है। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज है। हमारी बॉडी में एक रिजर्व एनर्जी होती है, रिजर्व एनर्जी, जिस दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन जो है स्टोर कहां पे होती है, ये लीवर में भी स्टोर होती है और मसल्स में भी स्टोर होती है, लीवर्स और मसल्स में। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, डी, फ्रक्टोज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल पॉलीमर, भाई नेचर में मिलता है ये, नेचुरल पॉलीमर जो है इसमें है बी, सिल्क, ऑप्शन नंबर बी। और ये बनता है कोकून्स ऑफ द मलबरी, कोकून्स लार्वा ऑफ द मलबरी सिल्क वॉर्म, उससे ये मिलता है हमें, क्या, सिल्क, ऑप्शन नंबर बी। बेकलाइट, जितने भी ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह होती हैं, ये सब चीजें, उनमें कॉम वगैरह होता है, बेकलाइट, ठीक है। कैवलर, कैवलर, दिमाग से निकल गया मेरे दिमाग से निकल गया, कैवलर और लेक्सन, लेक्सन
कैवलर और लेक्सन, एनीवन, किसी को पता है, याद है? ये बुलेट प्रूफ में यूज किया जाता है कैवलर। लेक्सन मेरे दिमाग में, लेक्सन भी शायद बुलेट प्रूफ में होता है। प्लीज इसको दोनों के एक बार चेक कर लेना, प्लीज एक बार चेक कर लेना इन दोनों को, कैवलर और लेक्सन, ये कुछ बुलेट प्रूफ में है जी। सेम क्वेश्चन लेके कितने दिन चलेंगे सर? सेम क्वेश्चन तब तक लेके चलेंगे जब तक तेरी सिलेक्शन नहीं होती, तब तक लेके चलेंगे धन्नो, तब तक लेके चलेंगे, ठीक है? तो कैवलर और लेक्सन प्लीज एक बार चेक जरूर कर लेना, ओके? एक बार जरूर चेक कर लेना, प्लीज चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आजा, तू बता दे ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। हार्मोन एंड फंक्शन, ये हार्मोन है और इनके फंक्शंस हैं, तो बताइए जी फटाफट से कौन सा हार्मोन और कौन सा फंक्शन है इनका? हार्मोन एंड फंक्शन, देखिए इंसुलिन हार्मोन जो है ये ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, कैसे करता है वो बाद में देखेंगे, ठीक है? बाद में देखेंगे, बट पहले टिक करो, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। मेलाटोनिन जो है स्लीप रेगुलेशन करता है, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन मदर बॉडी में मिल्क मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को रिलीज करता है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन जो है वो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर करता है, ये गलत है। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है आपकी डाइजेशन को चेक करता है, डाइजेशन को प्रॉपर तरीके से ठीक करता है, तो ये ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर बन गया, जाने कि ये इनकरेक्ट है, यहां पे डी ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट आंसर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ओके? सो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? डी इज द करेक्ट वन। अब यहां पे एक चीज याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेलाटोनिन भी पेपर में आता है, ऑक्सीटोसिन भी। इंसुलिन के ऊपर एक दो चीजें याद कर लेनी है आपको। इंसुलिन जो है ये क्या करता है, जैसे मैंने बोला ना ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करना, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, ठीक है? और मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोजन स्टोर कहां पे होती है? लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाती है, ओके? और इंसुलिन जो है ये पैंक्रियास से निकलता है। पैंक्रियास जो है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है और पैंक्रियास के बीटा सेल से निकलता है, बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। तो यहां पे ऑप्शन डी जो है वो आपका इनकरेक्टली मैच हो गया, तो दिस इज नॉट द करेक्टली मैच, ऑप्शन नंबर डी जी, ओके? ये इधर है भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर है। यूरिया क्या होता है? यूरिया जो होता है NH2CO NH2, ये इसका फॉर्मूला है, याद कर लेना। और इसमें 46% नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा यूरिया में ही देखने को मिलती है। तो बताओ जी ये क्या है, व्हाट इज दिस? क्या लग रहा है? बताओ जी। यूरिया इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। एक चीज और याद रखना, यूरिया जो है लैब के अंदर बनाने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो लैब के अंदर बनाया जाने वाला वो यूरिया था। हमारी बॉडी में भी यूरिया बनता है, कहां पे? लीवर में, ओके? और एक वो साइकिल है, एक प्रोसेस है, उसका नाम क्या है? ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, ओके? ये याद रखना है आपको। तो ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है आपका? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी सिलेंडर की लीकेज का कैसे पता लगता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है। देखिए इसके अंदर होती है ब्यूटेन और प्रोपेन,
आइसोब्यूटेन भी होती है, प्रोपेन भी होती है। मेन कंपोनेंट इज ब्यूटेन। ओके, तो लीकेज कैसे पता लगती है? इथाइल मरकैप्टन से। एलपीजी सिलेंडर में मैंने आपको बता दिया होता क्या है, लेकिन लीकेज हमें पता लगती है इथाइल मरकैप्टन से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है जी। इसमें आपको बताना है ह्यूमन बॉडी इज इनकैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज। हमारी बॉडी जो है इनकैपेबल है कि जो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई ये, ठीक है। क्यों सही ऑप्शन है? क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम जिसे हम डायस्टेज कहते हैं, ये माउथ में होता है, माउथ में, ठीक है। और ये स्टार्च, क्योंकि माउथ के अंदर शुगर की डाइजेशन होती है, तो यहां पे जो स्टार्च है उसकी डाइजेशन माउथ में हो जाती है विद द हेल्प ऑफ डायस्टेज एंजाइम। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अब इसका आप एक चीज बताइए, ये चीजें जुड़ती हैं एक चीजों में, दोनों चीजों में जुड़ती हैं? नहीं चीजें जुड़ती, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा आपका? असर्शन और रीजन सही है, बट एक्सप्लेनेशन आपकी बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया जी आपको? जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीडल है और मारूंगा तुम्हारे, यही क्वेश्चन एक्चुअली ये एक्चुअली वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये नीडल है और तुम्हारे मारूंगा तो कहां पे दर्द होगा तुम्हें बताओ भाई, और कहां पे नहीं होगा? आई एम जोकिंग, बताओ जी फटाफट से। स्किन, ब्रेन, हार्ट आई भाई, हार्ट में तो तुम्हारे लगती रहती है, हार्ट में तो मेरे भी लग जाती है, ठीक है, सबकी लगती है, यहां पे तो लगती रहती है। ये कहां गया? ये नीडल, ये तो सबके लगती है, ठीक है। तो दूसरा यहां पे आई भाई, रहने दो, स्किन में भी होता रहता है, तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। कि अगर हम जो है नीडल से मारेंगे किसको? ब्रेन को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, ठीक है। अब यहां पे चीजें थोड़ी सी दूसरी समझ लीजिए, जो इसके साथ हर चीजें रिलेट करती हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जैसे स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ऑर्गन, ठीक है। अगर आपसे पूछा लार्जेस्ट ग्लैंड बताओ, ग्लैंड तो लीवर है, लेकिन ऑर्गन क्या है? स्किन है। अच्छा चीज, एक चीज तो मैं और बताओ, अरे क्या क्वेश्चन आया था दिमाग में अभी, अरे चलो मैं बताता हूं, अगर बीच बीच में आ गया मेरे को, अभी एकदम से स्ट्राइक किया और अभी एकदम से भूल गया क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। स्किन वाला हो गया जी पार्ट आपका। ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और वो कितने पेयर्स होते हैं? दैट इज 12 पेयर्स, 12 पेयर्स होते हैं जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं, क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है, तो वहां से स्पाइनल कॉर्ड से कितनी निकलती हैं? स्पाइनल नर्व्स कितनी निकलती हैं आपकी? तो दैट इज 31 पेयर्स। ओके, याद रखना। हार्ट छोड़ो, आई में एक चीज इंपॉर्टेंट है, आई में जो इमेज बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है कि आई के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड, एक और क्वेश्चन बनता है यहां पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई का जो ऑपरेशन सक्सेसफुल क्यों होता है? क्योंकि कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। रीजन वाई? क्योंकि यहां पे ब्लड लेस होता है, ये ब्लड नहीं होता, यहां पे ब्लड नहीं होता, दैट्स वाई आई का ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका? बी, ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी तो सबको पता है, ठीक है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? तो दैट इज ग्वाइटर, गेंगा रोग हो जाता है,
गेंगा, गंडमाला भी कह देते हैं, गेंगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आयोडीन जो है ये आपकी अगर थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरीके से काम करेगी तब जब आपकी बॉडी में आयोडीन प्रॉपर तरीके से होगा, और थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, ये याद रखना है, जो प्रॉपर ग्लैंड के लिए हेल्पफुल होता है, और इसकी कमी मतलब ग्वाइटर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन ए को हम और क्या कहते हैं, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। कैंसर की बात करते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल इज कॉल्ड कैंसर, या अनकंट्रोल्ड माइटोसिस ऑफ द सेल इज अनकंट्रोल्ड माइटोसिस इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। और जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं कैंसर्स के लिए उसे हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन्स कहते हैं, ये याद रखना है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है, ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब खोखला। तो यहां पे अगर कैल्शियम और फास्फोरस आपकी बॉडी में नहीं है तो हड्डियां खोखली पड़ जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक एसिड जो सबसे ज्यादा ग्रेप्स, टैमरिन, इमली और बनाना में होता है वो कौन सा है। ये तुम्हें मैंने क्वेश्चन एक चीज बताया था, ग्रेप्स के ऊपर मैंने बहुत बार बताता हूं ये क्वेश्चन में, क्योंकि मैं तुम्हें कहता हूं वाइन वगैरह बनाने में, ठीक है। ओके, तो वाइन वगैरह बनाने में जो वाइन होती है, ठीक है, शराब जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो शराब वगैरह बनाने में भाई ये चीजें होती हैं, डेट मीन्स ये एसिड, ये ग्रेप्स हेल्प करता है उसमें बनाने में, और सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है, दैट इज टार्ट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी, टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वाइन में और टार्ट्रिक एसिड, और इमली में, ठीक है, अचार, पिकल्स वगैरह में टार्ट्रिक एसिड देखने को हमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एसिटिक एसिड की बात करते हैं, ये CH3COOH होता है, COOH, जिसे हम और क्या कह देते हैं, इथेनोइक एसिड। ओके, और एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, सिरका जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ओके, और सिट्रिक एसिड, अरे भाई, ओ भाई मेरे, इतना भरा पड़ा है क्या, ओ बस कर, पढ़ ले। सिट्रिक एसिड हो गया जी आपका, ठीक है। तो लेमन, ऑरेंजेस वगैरह में होता है, और लैक्टिक एसिड मिल्क में, जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। मैं थोड़ा सा हंसी मजाक जरूर कर लेता हूं, तो प्लीज इस तरीके से मत करो भाई, मत करो ऐसी चीजें, ये क्या चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स वुड प्रोड्यूस मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। बताइए जी, इनमें से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सबसे ज्यादा किस में होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 1। मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो होगा वो किससे होगा, हाइड्रोजन से। डीजल से भी पोल्यूशन है, कैरोसिन से भी, कोल से भी, सबसे पोल्यूशन होगा। ओके, और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब क्रूड ऑयल निकाला जाता है तो उसमें ये सारी चीजें निकलती हैं, पेट्रोल, डीजल, ये वो सब चीजें, ठीक है। और क्रूड ऑयल, इसमें एक मेथड से सारी चीजों को अलग करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। तो ये चीज याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका, ए। अब यहां पे जो चीज एक इंपॉर्टेंट और है तो वो है कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोल जो है, कोल की 4 वैरायटीज हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। सबसे अच्छी वैरायटी एंथ्रासाइट, सबसे बेकार वैरायटी पीट की होती है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, धनबाद को कहते हैं।
धनबाद कहां पे है? झारखंड में। ओके, और कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता में। तो ये याद रखना है तुम्हें, ऑप्शन नंबर 1। आ जाओ, ऑप्शन नंबर 1। सबसे स्मार्ट है ये नहीं हटेगा भाई, ये बहुत भरा पड़ा है, ये नहीं हटने वाला। भाई फालतू में मत कर, मैं टीम बैठी होगी वो ब्लॉक कर देगी, फिर बाद में ना मैसेज करता फिरेगा। लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज। हाँ जी, ना ना ना, अरे वो बोल देते हैं चींटी, चींटी वैसे बोल देते हैं कि बड़ी वो होती है, मतलब दिमाग वाली होती है, ठीक है, बट एग्जैक्टली इज द डॉल्फिन। बहुत दिमाग है डॉल्फिन में। ऑप्शन क्या बनेगा जी? सी, डॉल्फिन। चींटी नहीं है, डॉल्फिन। ना 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 ना, गलती से भी नहीं, डॉल्फिन, डॉल्फिन, चींटी नहीं है, नहीं, डॉल्फिन बहुत दिमाग वाली है। अब यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, अब समझिए इन क्वेश्चंस को। अगर देखो, एक सीधी सी बात है, अगर ये, हाँ बिल्कुल, एक बच्चा बोल रहा है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बिल्कुल है, ठीक है। एक चीज देखो, ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं भाई, आज जो देश में पूरे वर्ल्ड में चल रहा है वो हमने बनाया, तो हमसे तो दिमाग वाला कोई होगा ही नहीं, ठीक है ना। बट अदरवाइज लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज, तो वो डॉल्फिन है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब ध्यान से इन चीजों को समझो, जो पीछे इसमें क्वेश्चन छुपे हुए हैं, साइंस के जो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। देखिए, एंट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? सॉरी, नॉट एंट्स की, वो तो इंसेक्ट की स्टडी होती है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। एंट्स में आपको मैं बताना चाहूंगा, रेड एंट होती हैं, रेड एंट्स, चींटियां, तो वो काट लेती हैं, तो उसमें होता है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, जिसे हम और क्या कह देते हैं? फॉर्मिक एसिड। ओके। एलिफेंट की जो टस्क होती है, बाहर दांत होते हैं ना बाहर, तो दांत जो बाहर होते हैं उसमें एक दांत होता है, और दैट इज कॉल्ड, जो बाहर दांत निकला होता है, तो दैट इज अपर सेकंड इंसीजर। पेपर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, जो उनके टस्क से बाहर निकली होती है वो कौन सा दांत होता है? डॉल्फिन, गंजेटिक डॉल्फिन, गंजेटिक डॉल्फिन इज हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लेटनिस्टा गंजेटिका। ओके, चलो छोड़ो यार, इसके लिए तो छोड़ ही दो, इसके लिए तो हम ही बहुत है, मतलब हम, मतलब सारे हम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी ट्रैक्ड वेरी प्रिसाइजली फ्रॉम द अर्थ बाय यूजिंग। तो क्या होता है जी, जो हमारी चीजें पता कर लेते हैं कि ये सैटेलाइट यहां पे है, वो कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? कैसे पता कर सकते हैं हम लोग कि ये एक्यूरेट डायरेक्शन, डिस्टेंस यहां पे है? तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ डॉपलर इफेक्ट। ऑप्शन नंबर 1, डॉपलर इफेक्ट, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट तुमने सुना होगा, ये तुम उसमें भी पढ़ते हो, ज्योग्राफी वगैरह में भी पढ़ते हो, ठीक है। और डिस्टेंस कम होना तो रेड शिफ्ट, डिस्टेंस बढ़ जाना ब्लू शिफ्ट, इस तरीके से डॉपलर इफेक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन जी। समझ में आया?
अब एक चीज ध्यान रखना, डॉपलर इफेक्ट को देखने के लिए जो रेडार का इस्तेमाल होता है उसे हम डॉपलर रेडार कहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक दो बच्चों ने आंसर दिया था, काफी दे भी रहे हैं ऑलरेडी, ये रेडार आंसर दे रहे हैं। रेडार इज डिफरेंट। रेडार से हम जो पता करते हैं वो हम पता करते हैं कि एरोप्लेन कहां से आ रहा है, किधर को आ रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो उसको हम प्रिसाइसली डॉपलर इफेक्ट से करते हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल रेडार होती है जिसे हम क्या कहते हैं, डॉपलर रेडार। तो उसमें वो हेल्प करवाती है, उससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये सैटेलाइट कहां पे है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा 1 इज द करेक्ट आंसर। रेडार से हम पता करते हैं भाई कौन सा जहाज कहां से किधर को आ रहा है, अगर कोई मतलब थ्रेट भी आ रहा है तो भी हमें पता लग जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, सोनार मेथड किससे पता करते हैं, सोनार इज अंडर वाटर, ठीक है, दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंज। और सोनार मेथड में कौन सी वेव यूज होती है, अल्ट्रासोनिक, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। और पल्सर क्या होता है, यू नो पल्सर बाइक तो सुनी होगी ना, जब स्टार्टिंग में आई थी तो पल्सर चलता है, पता कैसे था, उसका जो राइडर था ना वो ऐसे ऐसे घूमता था सड़क पे, मतलब वो राइड करके वो बनाते थे, वो वीडियो बनाते थे, ऐड जो करते थे। वो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के, वो पल्सर का नाम क्या है, जो पल्सर बाइक है वो पल्सर का नाम पल्सर ही क्यों रखा गया, उसको रोटेशन करके क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो स्टार है हमारा न्यूट्रॉन स्टार, अगर वो घूमेगा तो उसे पल्सर कहते हैं। दैट्स वाई वो बाइक की जो ऐड होती है वो घूमते घूमते नजर आती है, ठीक है। तो दैट मींस ये न्यूट्रॉन स्टार है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। अगर न्यूट्रॉन स्टार रोटेट कर रहा है देन इट इज कॉल्ड पल्सर। पॉइंट समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी, 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच बल्ब है 100 वॉट कैपेसिटी के, एक टनल में है, इल्यूमिनेट कर रहे हैं लगातार 20 घंटे, तो कंजम्पशन कितनी होगी भाई, सबको मल्टीप्लाई करो, 5 गुना 100 गुना 20 यार्ड्स, तो कितना बन गया ये 10, इसका 10 बन गया, इसकी 2 जीरो, इसकी 1 जीरो, तो क्या बनेगा 10,000। तो 10,000 का मतलब किलोवाट में अगर हम निकालते हैं तो किलोवाट में निकाला जाएगा, तो किलो कितना बन गया 10 किलो, नहीं कितने बन गए भाई, ये कितने यूनिट्स बन गए, ये 10 ही तो बन गए, 10 यूनिट्स, क्योंकि 1000 इज 1 किलो, तो 10,000 इज 10, दैट मींस सी ऑप्शन। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर सी 10 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन चार्जर इज ए, क्योंकि ये हमें लो वोल्टेज प्रोवाइड करता है और लो वोल्टेज हेल्प करती है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसको चार्ज करने में। तो बताओ फटाफट से भाई, मोबाइल फोन चार्जर जो है वो किस तरीके का है, और मोबाइल फोन जो है वो है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन नंबर डी। मजा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि गलत हो रहे हैं तुम्हारे, इसीलिए। तो बेटा बहुत पढ़ना है, बहुत अलग लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्जाम में। सो मैं जानबूझ के तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चन नहीं करवा रहा, एग्जैक्टली इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हें एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर डी, तो पढ़ लो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मोबाइल फोन वैसे किसने ढूंढा था, मार्टिन कूपर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने ऐसे नहीं बोल दिया, मार्टिन कूपर, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं वो किसकी डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं,
बताइए। जैसे किडनी में तुम पढ़ते हो किडनी स्टोन्स होते हैं, ठीक है, किडनी स्टोन्स होते हैं, वो हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं, ठीक है। और गॉल ब्लैडर में कैसे होगा, जो बाइल जूस आता है, एक्स्ट्रा बाइल स्टोर कहां पे होता है, वो गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस निकालता कौन है, लीवर। अगर एक्स्ट्रा निकल आए तो गॉल ब्लैडर में जाता है। तो बाइल जूस अगर लिक्विड फॉर्म में ज्यादा आ जाता है, फ्लूइड फॉर्म में ज्यादा होता है, तो वो जमा हो जाता है गॉल ब्लैडर में। जब वो गॉल ब्लैडर में जाता है तो वो जहां पे क्या हो जाता है, गॉल ब्लैडर में वो क्या बन जाता है आपका, गॉल ब्लैडर में जी, तो गॉल ब्लैडर में वो जो चीज बन जाती है वो एक स्टोन की फॉर्म ले लेती है, और ये किसकी डाइजेशन को खत्म मतलब अफेक्ट करता है, दैट इज फैट की। क्योंकि बाइल जूस जो है वो करता क्या है, वो लीवर के अंदर जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। लीवर के अंदर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब फैट का डाइजेशन, फैट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। समझ में आया आप लोगों को? तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका, बी ऑप्शन, दैट इज बी। ओके, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जेनेटिक डिजीज, इनमें से जो आनुवंशिक रोग है वो कौन सा नहीं है, जीन्स के साथ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो बताइए जी, जीन्स के साथ नाइट ब्लाइंडनेस तो तुम्हें मैंने बताया था विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, और रेटिनॉल होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये आपका जेनेटिक डिजीज नहीं है। एल्बिनिज्म में क्या होता है कि जो बंदा होता है ना, ठीक है, कोई भी है, वो गोरा दिखने लग जाता है। वो गोरा इसीलिए दिखता है क्योंकि उसमें मेलानिन कंपोनेंट आपका बहुत कम होता है, और ये जेनेटिक डिजीज है। मेलानिन कंपोनेंट जो है वो स्किन का कलर देते हैं, मेलानिन कंपोनेंट कम हो गया तो एल्बिनिज्म हो जाएगा, ठीक है। हीमोफीलिया ऑब्वियसली बात है जेनेटिक डिजीज है ये, और इसको सेक्स लिंक डिजीज भी कह देते हैं। और हीमोफीलिया को रॉयल्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पहली बार क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे देखी को मिली थी, विक्टोरिया, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो, कलर ब्लाइंडनेस में भी जो है दो कलर नहीं पहचान पाता, रेड और ग्रीन कलर वो पहचान नहीं पाता, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, रेड एंड ग्रीन। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनने वाला है आपका, ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। बताइए जी आगे। अगला क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सा पेयर जो है आपका करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच बोला है इसने, ध्यान से समझ के करना है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है। विटामिन B12 इसको हम कहते हैं साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, और इसको हम और क्या कह देते हैं, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया मतलब अनीमिया को अगर दूर करना है तो विटामिन B12 दे दो। तो ये ऑब्वियसली बात है एंटी एनीमिक फैक्टर है, ये बिल्कुल सही है। विटामिन सी, विटामिन सी जो होता है आपको पता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से क्या हो जाता है स्कर्वी, तो वो एंटी स्कॉर्बोटिक, मतलब ये ऑप्शन सही है, स्कर्वी के एंटी है, बिल्कुल सही। विटामिन डी एंटी स्टेरिलिटी, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन है, पहली बात तो सनशाइन विटामिन भी कह देते हैं, और इसका नाम है कैल्सीफिरोल, ओके। इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, हड्डियों में गड़बड़ हो जाती है। जो एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर की बात करते हैं वो विटामिन ई है। विटामिन ई को हम और क्या कहते हैं, टोकोफिरोल, क्या कहते हैं, टोकोफिरोल कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी। और विटामिन के इज एंटी हेमरेजिक, बिल्कुल सही है जी विटामिन के, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, फिलोकिनॉन, फिलोकिनॉन। तो यहां पे गलत कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा, सी, ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये तुमने क्वेश्चन गलत किया ना तुम्हारे बहुत लगेंगे। ये मैंने क्वेश्चन समझाया था तुम्हें, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझाया था, मैं इसका समझाऊंगा नहीं, मैं टिक करूंगा इसका आंसर। मैंने तुम्हें बताया था इसका आंसर,
ए कट डायमंड शाइन्स ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बी ऑप्शन। डायमंड जो है ये नेचुरल फॉर्म है कार्बन की और प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, सबसे हार्डेस्ट फॉर्म है नेचर में, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसके कारण शाइन भी मारता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण भी। तो ये सारे ऑप्शन बनेंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रट्टा मार लो, ठीक है। अब इसमें बहुत टेक्निकलिटी में मत जाना, ये क्वेश्चन रट्टा मार लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, एज इट इज पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है, इसका रट्टा मार लेना कि ये प्रोडक्ट्स हैं, ये किस चीज का सोर्स है। ये क्वेश्चन रट्टा मार लेना, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट ही आएगा, कोई अलग से बन के नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसको रट्टा मारो जैसे मर्जी मारो, ठीक है जी। तो ओपियम, हींग, रबड़, क्विनीन ये कहां कहां से मिलते हैं? तो यहां पे देखिए जी, ओपियम जो है वो फ्रूट है, हींग जो है वो रूट है, और रबड़ जो है वो स्टेम है, क्विनीन जो है वो आपका बार्क यानी कि छाल है, ए CBD। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्विनीन जो मिलती है वो आपका मिलता है सिनकोना प्लांट से, सिनकोना प्लांट से, ये याद रखना है। सो CBD इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि तुम लोगों ने ना वो मूवी देखी होगी, अरे वो दंगल, जब वो एंटीना को ऐसे ऐसे घुमा रहा होता है, जब आता है अरे पकड़ रहा है ऐसे, जब वो बोलता है आमिर खान, ठीक है, तो वो सिग्नल वाला जो है वो वाला ही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कहता है? टेलीविजन व्यूअर्स यूजिंग द डिश एंटीना टू रिसीव सैटेलाइट सिग्नल्स टू डू नॉट रिसीव सिग्नल ड्यूरिंग द रेन, बिकॉज जब वो रेन के टाइम पे, बारिश के टाइम पे वो सिग्नल्स क्यों नहीं लेके आते, क्यों नहीं वो सही आते, उसका रीजन क्या है? बहुत सही रीजन है, ऑप्शन पढ़ के तुम्हें इजीली आंसर मिल जाएगा वैसे तो, ठीक है। अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द एंटीना, बिल्कुल जो बड़े बड़े डिश होते हैं, डिश एंटीनाज होते हैं, वहां पे जल्दी सिग्नल जाएंगे, जहां पे छोटे डिश होंगे वहां पे कम जाएंगे। रेन ड्रॉपलेट एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ द रेडियो वेव्स, यस बिल्कुल सही, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडियो वेव की एनर्जी को। तीसरा, ये डिस्पर्स कर देते हैं एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, जब एब्जॉर्ब कर ली तो एनर्जी भी तो कम होगी, तो बिल्कुल सही है जी, जो इसकी एनर्जी है वो भी डिस्पर्स हो जाएगी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी ABC इज द करेक्ट आंसर जी, ऑप्शन नंबर डी ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसक्रिप्टोम, दिस वाज द क्वेश्चन, ये वैसे न्यूज में वैसे भी रहता है, ठीक है, एंड दिस इज द सेम क्वेश्चन जो लास्ट ईयर 69th BPSC में पूछा गया था, ठीक है। बट ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले भी करवाया हुआ है, अब थोड़े से लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो प्रॉपर तरीके से जो लेवल वाले क्वेश्चन हैं उनमें मैंने ये क्वेश्चन दोबारा से डाला है। ट्रांसक्रिप्टोम जो है वो क्या है जी? बताओ जी। ट्रांसक्रिप्टोम, तुम्हें याद है अभी हमने डिस्कस किया था, इसको छोड़ो, तुम्हें याद है अभी हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोल रूम फॉर द सेल, याद है तुम्हें? न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोल रूम फॉर द सेल, याद है? तो उसमें मैंने तुम्हें पढ़ाया था ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या था? वही है ये ट्रांसक्रिप्टोम, वही है ये। तो निकालो आंसर इसका। अभी पढ़ा था हमने,
द फुल रेंज ऑफ mRNA। क्या हो गया हैं सर, आप पंजाबी हैं? हाँ जी बिल्कुल पंजाबी हैं, तो क्या हो गया हैं? ये ऐसी चीजें बाद में पूछ लिया करो, पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। mRNA molecules expressed by an organism, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला तुम्हें बताया था ना, वो ट्रांसक्रिप्टोम वही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 7 बीमारियों को टारगेट किया जाता है। डायप्थीरिया, वूपिंग कफ, काली खांसी जिसे हम कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस इसका दूसरा नाम है। तो 1 2 एंड द थर्ड वन इज यस टेटनस, पोलियो और टीबी और मीजल्स और हेपेटाइटिस बी। कितनी होगी ये? 1 2 3 4 5 6 7, यस। तो ये 7 बीमारियों को देखा जाता है। तो व्हाट इज दिस, क्या है ये? मिशन इंद्रधनुष, इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट विमेन। 7 बीमारियों के लिए टारगेट किया जाता है ये, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्रीज लाइटनिंग GL10, ये न्यूज में है था, ये रिसेंटली नहीं है, ये पुराना है, लेकिन पता होना चाहिए, चलो पढ़ लो। ग्रीज लाइटनिंग 10 जो है ये एक इलेक्ट्रिक प्लेन है जो टेस्ट किया था, नासा के द्वारा टेस्ट किया गया था। ये देख लो, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लेना, ठीक है। ये पुराना है ग्रीज लाइटनिंग GL10। तो ये इलेक्ट्रिकल प्लेन था जो टेस्ट किया था नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस कैन इन्फेक्ट, जो विषाणु होते हैं वो किस चीज को इन्फेक्ट करते हैं? भाई वो किसी को भी इन्फेक्ट कर लेते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट्स, सबको, एनिमल, सबको, ऑप्शन नंबर डी, सबको इन्फेक्ट करते हैं ये। वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वायरसेस कैन इन्फेक्ट फंगस, वायरस कैन इन्फेक्ट प्लांट्स, वायरस कैन इन्फेक्ट ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, किसी को भी। तो ये सारे ऑप्शन आपके जो हैं सही हैं, ऑल ऑफ दीज। बाकी सारी चीजें अपडेट होंगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू सो मच।